नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजय पटेल सर मेरी संस्था जय मारुति कोचिंग क्लासेस एंड साइंस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम कक्षा 12वीं के फिजिक्स के अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं एक बात पर चर्चा करना चाहूंगा कि आखिर ये फिजिक्स होता क्या है। तो पहले हम इस फिजिक्स के बारे में कुछ समझते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों ने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी लिखते हैं और कुछ बच्चे इसे भौतिकी लिखते हैं। तो कुछ बच्चे फिजिक्स के लिए हिंदी में भौतिकी लिखते हैं और कुछ बच्चे भौतिकी लिखते हैं। तो दोनों में से कौन सा वर्ड सही है? दोनों ही वर्ड सही है, पर ये भौतिकी जो होता है वो हिंदी का शब्द होता है और ये जो भौतिक होता है ये संस्कृत का वर्ड होता है। भौतिकी का अर्थ होता है प्रकृति। इस भौतिकी का अर्थ क्या होता है? प्रकृति और प्रकृति से संबंधित। प्रकृति से संबंधित। तो मैंने क्या बताया अभी कि जो फिजिक्स होता है कोई बच्चे भौतिकी लिखते हैं और कुछ बच्चे भौतिक लिखते हैं। ये भौतिकी शब्द हिंदी शब्द है और ये जो भौतिक वर्ड है ये संस्कृत का वर्ड है। भौतिकी भौतिक का मतलब होता है प्रकृति और प्रकृति से संबंधित। क्लियर है? और इस भौतिक या फिजिक्स के लिए जो अंग्रेजी वर्ड बना वो कौन सा है? फिजिक्स। कौन सा है? फिजिक्स। और ये फिजिक्स भी यूनान या ग्रीस के शब्द, एक यूनान या ग्रीस का शब्द होता है जिसे बोलते हैं फिजिक्स, या किसी किसी बुक में से फ्यूसिस भी बोलते हैं। इस फिजिक्स या फ्यूसिस का अर्थ भी होता है प्रकृति और प्रकृति से संबंधित। तो कहने वाली बात यह है या समझने वाली बात है कि फिजिक्स का अर्थ क्या हुआ, ये फिजिक्स किसे कहेंगे? तो प्रकृति और प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं यही हमारी फिजिक्स या भौतिकी या भौतिक कहलाती है। तो आपके लिए कुछ जानकारी थी कौन सा वर्ड सही है। तो दोनों ही वर्ड सही है। भौतिकी एक हिंदी का वर्ड है और भौतिक एक संस्कृत का वर्ड है। इस भौतिक का मतलब होता है प्रकृति और प्रकृति से संबंधित। भौतिकी या भौतिक के लिए जो अंग्रेजी का वर्ड होता है वो कौन सा होता है? फिजिक्स। और ये फिजिक्स जो होता है यूनान या ग्रीस के शब्द फिजिक्स या फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ भी होता है प्रकृति और प्रकृति से संबंधित। तो फिजिक्स किसे कहेंगे हम? प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं को ही हम फिजिक्स या भौतिकी या भौतिक कहते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अध्याय 1। अध्याय का नाम क्या बताया था मैंने? विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज हम अभी चर्चा करने वाले हैं कि ये विद्युत होता क्या है। ये विद्युत होता क्या है? तो आगे देखते हैं हम कि ये विद्युत होता क्या है। तो आपके लिए एक और जानकारी मैं दे रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जब लिखते हैं नोट्स में या कॉपी में लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे विद्युत इस प्रकार से लिखते हैं और कुछ बच्चे विद्युत इस प्रकार से लिखते हैं। तो इस अध्याय में विद्युत ऐसा लिखा जाए या ऐसा लिखा जाए, कौन सा वर्ड सही होगा? तो मैं आपको एकदम जीरो से समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। जब हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेशों का अध्ययन ही स्थिर
वैद्युतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। और ये हमारा अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 है। विद्युत का उपयोग जो है स्थिर आवेशों मतलब स्थिर वैद्युतिकी में करते हैं। मतलब अध्याय 1 और 2 में जहां जहां पर विद्युत वर्ड आएगा उसको विद्युत नहीं वैद्युत लिखेंगे। और जब हम गतिक आवेश या जिसे बोलते हैं धारा विद्युत, क्या बोलते हैं? धारा विद्युत। तो जब हम गतिक आवेश या धारा विद्युत के बारे में पढ़ते हैं, जो हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे या कौन सा अध्याय में पढ़ेंगे? अध्याय 3 में। उस स्थिति में हम विद्युत वर्ड का उपयोग करते हैं। तो आप सभी बच्चे सोचो, अभी तक आप लोगों ने इन दोनों वर्ड में अंतर नहीं समझ पाए थे। मैंने आपको एकदम जीरो से समझाया। तो जब हम स्थिर आवेशों या स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन करते हैं, मतलब अध्याय 1 और 2 में हम विद्युत वर्ड का उपयोग करेंगे। और जब हम गतिक आवेश या धारा विद्युत का अध्ययन करेंगे, मतलब अध्याय 3 में, तब हम विद्युत वर्ड का यूज करेंगे। तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि कब विद्युत का उपयोग करना और कब विद्युत का उपयोग करना है। तो जब भी आप अध्याय 1 और 2 को पढ़ेंगे तो विद्युत वर्ड का उपयोग करना, और जब आप अध्याय 3 पढ़ोगे या गतिक आवेश या धारा विद्युत के बारे में पढ़ोगे उस समय विद्युत वर्ड का उपयोग करेंगे। तो आइए इस अध्याय को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहला वर्ड हमारा आ रहा है विद्युत किसे कहते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या आ रहा है कि विद्युत किसे कहते हैं। तो समझेंगे कि ये विद्युत होता क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे विद्युत के बारे में। इसके बारे में विद्युत जिसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान से इस टॉपिक को समझना कि आखिर विद्युत कहां से आएगी। तो विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी क्या है? विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताई कि विद्युत क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है वो किससे भरा हुआ है? ऊर्जा से भरा हुआ है। हमारा पूरा ब्रह्मांड किससे भरा हुआ है? ऊर्जा से भरा हुआ है। ठीक है। विद्युत के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया। कैसे बताया गया? विद्युत के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया। अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे। अमेरिका के क्या थे? एक वैज्ञानिक। इन वैज्ञानिक का जो नाम था वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो मैंने क्या सिखाया कि आपको कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो फिलाडेल्फिया नामक शहर में रहते थे, फिलाडेल्फिया नामक शहर में रहते थे। इस फिलाडेल्फिया शहर को फिली भी बोलते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ रहते थे? फिलाडेल्फिया नामक शहर में, जिसे फिली भी कहते थे। यहाँ पर जो सबसे ऊंची इमारत थी वो कौन सी इमारत थी? चर्च। तो फिलाडेल्फिया शहर में जो सबसे ऊंची इमारत थी वो कौन सी थी? चर्च थी। तो इस फिलाडेल्फिया शहर में प्रत्येक वर्ष बारिश के समय बिजली गिरती थी और ये बिजली हमेशा ही चर्च के ऊपर गिरती थी। प्रत्येक वर्ष बारिश में फिलाडेल्फिया या फिली शहर में बिजली गिरती थी और वो बिजली हमेशा ही चर्च के ऊपर ही गिरती थी। तो वहां के लोगों में ये एक धारणा बन गई थी कि बोर्ड के प्रकोप के कारण इस पूरे शहर में चर्च के ऊपर बिजली गिर रही थी। पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि ये कोई बोर्ड का प्रकोप नहीं है, ये विद्युत के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? विद्युत के कारण हो रहा है।
उन्होंने वहां के फिलाडेल्फिया या फिली शहर के लोगों को बताया कि जो चर्च पर बिजली गिर रही है ये कोई गॉड का प्रकोप नहीं है, ये विद्युत के कारण हो रहा है। तो वहां के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कुछ लोगों ने तो उन्होंने पागल भी बोल दिया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन पागल है जो विद्युत के बारे में बताया, और वहां से उनको भगा दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन चले गए और उनके दिमाग में यह अभी भी था कि चर्च के ऊपर जो बिजली गिर रही है वो किसी गॉड का कोई प्रकोप नहीं है, ये किसके कारण हो रहा है, विद्युत के कारण हो रहा है। इस बात को सोचा करें, और उन्होंने सोचा कि मैं इसको एक प्रयोग के द्वारा इनको समझाऊं, पर चूंकि ये प्रयोग करने के लिए उन्हें ऊंचे स्थान पर जाना था और उस शहर में सबसे ऊंची इमारत कौन सी थी, चर्च। तो वो वापस चर्च में गए और वहां के लोगों से उन्होंने बोला कि मुझे चर्च के ऊपर जाने दिया जाए और प्रैक्टिकल करने दिया जाए, जिससे मैं ये बता सकूं कि यहाँ पर कोई गॉड का प्रकोप नहीं है, ये विद्युत के कारण हो रहा है। फिर वहां के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और पागल वर्ड से भी उन्हें संबोधित करा, आर यू मैड, और उन्हें वहां से भगा दिया। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन घर पर गए और सोचा करें कि ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं ऊंचाई पर जा सकता हूं। तो बैठे बैठे उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं पतंग उड़ाऊं, क्योंकि पतंग तो इस चर्च से भी ऊंची चली जाएगी। तो उन्हें ये दिमाग में जब पतंग उड़ाने का ख्याल आया तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं प्रैक्टिकल में पतंग के ऊपर करो, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक पतंग बनाई। क्या बनाई, एक पतंग बनाई। ये जो पतंग थी वो सिल्क के धागों से बनी थी। ये पतंग किसके बनी थी, सिल्क के धागों से बनी थी। इस पतंग के ऊपरी भाग पर एक धातु का उन्होंने तार लगा दिया। पतंग के ऊपरी भाग पर क्या लगाया, धातु का तार। पूरी पूरी पतंग किससे मिलकर बनी थी, सिल्क के धागों से मिलकर बनी थी। और पतंग के निचले सिरे को जूट के धागे से बांध दिया, और इस जूट के धागे के अंतिम सिरे पर एक चाबी का छल्ला बांध दिया, और उसके बाद वापस इस छल्ले के बाद उन्होंने सिल्क का धागा लिया। वापस उन्होंने क्या लिया, सिल्क का धागा लिया। और एक दिन पतंग बनाने के बाद एक दिन मौसम खराब हुआ, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं मेरी पतंग बनी हुई है इसका प्रैक्टिकल करूं और विद्युत के बारे में लोगों को जानकारी दूं। तो उन्होंने कुछ वैज्ञानिकों को और बताया कि मैं पतंग का प्रयोग करने वाला हूं, आप मेरा साथ दें तो हम विद्युत के बारे में लोगों को बता पाएंगे। पर वहां के वैज्ञानिकों ने फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन की हंसी उड़ाई और उसे वापस पागल बोलकर वहां से मना कर दे कि हम प्रैक्टिकल में आपसे कोई सहयोग नहीं कर पाए। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक लड़का था विलियम नाम का। क्या नाम का, विलियम नाम का। विलियम ने कहा कि बाबा आपके प्रयोग में जो आप विद्युत के लिए करना चाहते हैं उसमें मैं आपका सहयोग करूंगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा ठीक है, आप मेरे साथ रहो, हम जब भी बारिश होगी प्रयोग करेंगे। और कुछ दिनों बाद बारिश हुई। जैसे ही बारिश होने वाली थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन और विलियम ने पतंग को आसमान में उड़ाया और स्वयं एक छत के नीचे खड़े हो गए, जिससे वो बारिश से भीग नहीं पाए। उन्होंने पतंग को उड़ाया। जैसे ही पतंग आसमान में उड़ी, बारिश हुई, बिजली चमकी, वो बिजली इस तार के ऊपर गिरी। चूंकि बारिश में पूरी पतंग गीली हो गई थी, तो ये विद्युत इस गीली पतंग और सिल्क से, जूट से होते हुए कहां पर आ गई थी, इस चाबी के छल्ले में। क्योंकि आगे यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन और उनका लड़का दोनों थे, क्योंकि वो पानी से बचकर खड़े हुए थे और नीचे उन्होंने रबर का एक स्टैंड भी रखा हुआ था जिससे उनको करंट न लगे। तो जैसे बिजली चमकी थी, वो सिल्क और पतंग से, जूट से होते हुए इस चाबी के छल्ले में आ चुकी थी।
क्योंकि इधर वाला भाग सिल्क का था और वो भाग पानी से बचा हुआ था, तो विद्युत आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि गीली होने की वजह से विद्युत का क्या हो गया, चालन हो गया। और विद्युत हमेशा कहां पर जाती है, उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर। तो पृथ्वी का आवेश शून्य होता है, तो जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ी निम्न आवेश से उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर और इस चाबी में एकत्रित हो गई। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चाबी को हाथ लगाया तो उनको एक झटका लगा और पता चला कि ये जो आसमान में बिजली कड़क रही है, यही कौन है, विद्युत। इस विद्युत को उन्होंने जार में एकत्रित कर लिया। इसमें एकत्रित कर लिया एक जार में, जिसे लिंडेन कहते हैं। इस लिंडेन जार में एकत्रित करा और फिर इस प्रयोग के बाद उन्होंने वहां के वैज्ञानिकों को बुलाया और इस लिंडेन जार को स्पर्श करके विद्युत का अनुभव कराया। विद्युत का क्या कराया, अनुभव कराया। वैज्ञानिकों ने उनसे पूछा कि ये आसमान में विद्युत बनी कैसे, तो उन्होंने क्या बताया कि बारिश के समय बादल इधर उधर गति करते रहते हैं, तो बादलों में क्या हुआ होगा, घर्षण गति करने के कारण, घर्षण के कारण ही ये विद्युत उत्पन्न हुई। इस वर्ड को मेरे याद रखना, बादलों में बारिश के समय गति होती है और जब गति होती है तो बादल आपस में घर्षण करेंगे, उस घर्षण के कारण ही तो ये विद्युत बनी है। तो आकाश में जो भी बिजली चमकती है हम उसे लाइट बोलते हैं, पर वास्तविकता में वो लाइट नहीं है, वही हमारी कौन है, विद्युत, जो बादलों में घर्षण के कारण उत्पन्न हुई है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक प्रयोग था, जिसके द्वारा सन 1792 में सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत के बारे में बताया था। और आप यदि सर्च करना चाहें तो गूगल पर सर्च करें कि अमेरिका का जो डॉलर होता है $100, उस पर आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन का फोटो जरूर मिलेगा। आप चाहे तो सर्च करके देखें, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो फोटो है वो $100 पर छपी हुई है। ये वैसे राजनेता भी थे, इन्होंने बहुत सारे प्रयोग भी करे, पर विद्युत के बारे में ये प्रयोग उनका जो पतंग वाला काइट वाला प्रयोग था, तो विद्युत के संबंध में था। तो अभी मैंने आपको विद्युत के बारे में बताया कि आखिर ये विद्युत कैसे बनी। अब हमारे सामान्य जीवन में भी विद्युत के बहुत सारे ऐसे हम उदाहरण देखने को हमको मिलते हैं। इसमें एक बात जरूर याद रखना कि विद्युत जो है वो किसके कारण उत्पन्न हुई है, घर्षण के कारण। तो हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं विद्युत के बारे में। तो हमने हमारे सामान्य जीवन में जब हम छोटे थे तो विद्युत के बारे में कुछ प्रयोग किए थे, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने एक पेन, इस पेन को सूखे बालों से रगड़ा। इस पेन को क्या करा मैंने, सूखे बालों से रगड़ा, मतलब घर्षण किया। और पेन को रगड़ने के बाद हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास इस पेन को लेकर जाते हैं, तो ये जो पेन है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। ऐसा हमने बचपन में बहुत बार किया है, या अभी भी आप कर देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब पूरा लेक्चर हो जाए तो आप घर में प्रैक्टिकल करें। एक पेन लें, इस पेन को बालों से रगड़ना, सूखे बालों से रगड़ना और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाना, तो ये पेन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। एक प्रयोग और करना, इस पेन, दूसरा पेन लेना, उसको बालों में रगड़ना नहीं और कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाना। क्या वो आकर्षित करेगी? आप प्रैक्टिकल करके देखना, वो आकर्षित नहीं करेगी। फिर उसी पेन को बालों से रगड़ना, फिजिक्स की भाषा में घर्षण करना और फिर टुकड़ों के पास लेकर जाना, वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित करेगी। तो पहली बात मैंने आपको क्या समझाई कि पेन को हम जब बालों से घर्षण कराते हैं तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा हमको देखने को मिला होगा क्या कि यदि किसी लड़के को
प्लास्टिक की कुर्सी पर बिठा दिया जाए और उसके पांव को जमीन से ऊपर रखा जाए और पीछे से उस प्लास्टिक की कुर्सी को कपड़े से ठोका जाए या मारा जाए, तो क्या होगा? वो जो लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ है, जब हम उसको टच करेंगे तो हमें एक शॉक या चिंगारी लगेगी। ये प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं। एक लड़के को प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर बिठाओ, उसके पांव जमीन से ऊपर रखना और पीछे से एक कपड़े को यदि हम मारते हैं या झटकते हैं, 2-4 बार मारो, 6 बार मारो, तो उसके बाद जो कुर्सी पर लड़का बैठा हुआ है उसको टच करना, तो एक झटका या करंट लगेगा। ये झटका या करंट क्यों लग रहा है? वापस वो कुर्सी पर जो लड़का बैठा हुआ है ना, उस पर हम उस रुमाल से उसको घर्षण कर रहे हैं, तो उस कुर्सी पर बैठे लड़के में भी, कुर्सी पर बैठे लड़के में भी घर्षण के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगी? विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। और प्रयोग देखते हैं। जब हम ठंड के दिनों में स्वेटर पहनते हैं, तो स्वेटर को जैसे ही निकालते हैं तो वह शरीर से घर्षण के कारण उसमें कुछ झटका या चिंगारी सा महसूस आपको कभी न कभी हुआ होगा। तो जब हम स्वेटर पहनते हैं ठंड के दिनों में, तो उस स्वेटर को जब उतारते हैं तो स्वेटर को उतारते समय भी घर्षण के कारण हमें विद्युत का अनुभव होता है। ऐसे कैसे कुछ और भी उदाहरण है। यदि आप बस में सफर कर रहे हैं और बस की सीट पर जो रेक्सिन की होती है, 1-2 बार इधर उधर उस बस की सीट पर फिसलो और जो लोहे का हैंडल होगा उसको टच करना, तो आपको आवेश या चिंगारी का अनुभव होगा। तो बस की जो सीट होती है उस पर भी घर्षण के कारण हमें उस चिंगारी या शोक का अनुभव जरूर होगा। तो हम हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कई सारे उदाहरण देखते हैं जहां पर घर्षण के कारण हमें कुछ ऊर्जा का आभास होता है। वो ऊर्जा ही हमारी कौन होगी? वैद्युत होगी। क्या होगी? वैद्युत होगी। अभी मैंने कुछ वर्ड बोले, जैसे कुर्सी के ऊपर लड़के को पांव जमीन से ऊपर करके बैठाना। ऐसा क्यों? यदि वो पांव जमीन पर है ना, जैसे आप उस कुर्सी को कपड़े से झटकेंगे या मारेंगे तो वह आवेश तो उत्पन्न होगा उसमें, पर चूंकि पृथ्वी सबसे अच्छा चालक होता है आवेश का, तो वह आवेश इस लड़के के द्वारा जमीन में चला जाएगा और आपको वो चिंगारी या शोक का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए कुर्सी से पांव ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे कई सारे प्रयोग हैं जिससे हमको विद्युत के बारे में पता चल रहा है। ऐसे के ऐसे एक और बात बताना चाहूंगा कि यदि आप गीले बालों को पेन से रगड़े और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को पास लेकर आए, तो क्या वो आकर्षित करेगी कागज के टुकड़ों को? नहीं। अब आगे सोचेंगे क्यों नहीं? मैंने एक वर्ड बोला है, इस वीडियो को रिपीट करके देखना। सूखे बालों में रगड़ने। गीले बालों में रगड़ेंगे तो क्या होगा? गीले बालों में जैसे ही रगड़ेंगे ना, तो गीला होने से वो विद्युत क्या हो जाएगी? हमारे शरीर के द्वारा जमीन में चली जाएगी, क्योंकि जमीन या पृथ्वी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इसलिए मैंने कौन सा वर्ड बोला? सुचालक वर्ड। और आपके लिए मैं बता दूं कि विद्युत का जो प्रयोग है बेटा, वो हमेशा कुचालक वस्तुओं पर होगा। मैंने जितनी भी बात करी, पेन कुचालक है, कुर्सी कुचालक है, स्वेटर कुचालक है, बस की सीट पर लगा रेक्सिन भी कुचालक है। तो इस प्रकार से केवल हम कुचालक वस्तुओं को ही आवेशित कर सकते हैं, चालक को हम आवेशित नहीं कर सकते। अब आगे सोचेंगे चालक को क्यों नहीं आवेशित कर सकते? चालक को इसलिए नहीं आवेशित कर सकते कि सोचो जरा, मानो ये पेन लोहे की है, मानो ये पेन लोहे की है, मैंने इसको बालों से रगड़ा, चूंकि ये लोहे की है तो विद्युत की सुचालक है। जैसे ही रगड़ेंगे तो आवेश उत्पन्न होगा, वो आवेश यहाँ पर कोने पे रखा, वो आवेश चालक होने से यहाँ आ जाएगा और मेरे हाथों के द्वारा वो पृथ्वी में समाहित हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। तो बेटा मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस विधि द्वारा केवल कुचालक वस्तुओं को ही आवेशित किया जा सकता है, सुचालक या चालक को आवेशित
नहीं किया जाता, क्योंकि चालक को आप आवेशित करने जाओगे, लोहे की छड़ लोगे ना, तो जिस हाथ से पकड़ा हुआ ना, आप जैसे ही रगड़ करोगे वो आवेश हमारे हाथ से और हमारे शरीर से कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पर चला जाएगा। तो विद्युत को केवल, है ना, विद्युत को इस प्रकार हम कुचालक वस्तुओं में ही घर्षण द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। किसके द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं? घर्षण के द्वारा। तो आपको ये विशेष वर्ड ध्यान रखना है, सब किसके कारण हो पा रहा है? घर्षण। यदि इस पेन को बालों से नहीं रगड़ेंगे, ये कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करेगी। कुर्सी को आप जब तक रुमाल से नहीं मारोगे, उस पर बैठा व्यक्ति आपको, है ना, चिंगारी या शोक का अनुभव नहीं हो सकेगा। स्वेटर को भी जब तक हम निकालेंगे नहीं, हमको उस चिंगारी का अनुभव नहीं होगा। ऐसे जैसे बस की सीट पर भी यदि हम इधर उधर नहीं फिसले तो हमको उस चिंगारी का अनुभव नहीं होगा। ये सब किसके कारण हो पा रहा है? घर्षण के कारण हो पा रहा है। अब कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व यूनान या ग्रीस के एक वैज्ञानिक थे, हेल्थ। क्या थे? एक वैज्ञानिक, हेल्थ। इन्होंने इसी प्रकार, देखो उन्होंने इस सब में घर्षण कराया तो विद्युत आई। तो 600 ईसा पूर्व यूनान या ग्रीस के एक वैज्ञानिक थे, हेल्थ। उन्होंने एक पदार्थ जिसे हम एम्बर कहते हैं, क्या कहते हैं? एम्बर। अब आगे सोचिए सर इसको एम्बर। हाँ, गवर्नमेंट या एनसीईआरटी की बुक में इसे एम्बर बोला गया है, बाकी कुछ बुक में इसे अंबर भी बोला गया है। तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि आप एम्बर बोलो या अंबर बोलो, पर मैं तो इसे एम्बर बोलूंगा क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में इसे एम्बर नाम दिया गया है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि 600 ईसा पूर्व यूनान या ग्रीस के एक वैज्ञानिक थे, थेल्स। उन्होंने एम्बर को रेशमी कपड़े से रगड़ा, रेशमी कपड़े से रगड़ा, और इस एम्बर ने हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करा। ये कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व। थेल्स ने एम्बर को रेशमी कपड़े से रगड़ा, इस एम्बर ने भी हल्की वस्तुओं को क्या करा? अपनी ओर आकर्षित। फिर वही बात, कब आकर्षित करा? जब रेशमी कपड़े से रगड़ा, मतलब क्या करवाया? घर्षण करवाया। अब ऐसे कैसे ही 16वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक थे, विलियम गिलबर्ट। कौन से वैज्ञानिक थे? विलियम गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने एम्बर के समान ही ऐसे कई सारे पदार्थ बताए जिन्हें रेशम के कपड़े से रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उन्होंने ऐसे कौन कौन से पदार्थ बताया? उन्होंने बताया कांच को भी यदि रेशम के कपड़े से रगड़े तो उसमें भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कांच के अलावा प्लास्टिक के बारे में बताया कि प्लास्टिक को भी यदि रेशम के कपड़े से रगड़े तो उसमें भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ऐसे कैसे उन्होंने बताया कि रबर को भी रेशम के कपड़े से रगड़े तो उसमें भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। इसी प्रकार लाख के बारे में बताया कि लाख को भी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो उसमें भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। इसके अलावा एमोनाइट, इसको भी यदि रेशमी कपड़े से रगड़ा जाए तो इसमें भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो जिस प्रकार एम्बर को रेशमी कपड़े से रगड़ा था और हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया, उसी प्रकार से 16वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट ने ऐसे कई सारे पदार्थों के बारे में बताया, कांच, प्लास्टिक, रबर, लाख, एबोनाइट, जिनको रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का
गुण उत्पन्न हो पाता है। फिर मैं एक वर्ड पर आपको विचार डालना चाहूंगा कि सभी को रगड़ने पर ही ये हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर रहे हैं। क्या करने पर? रगड़ने। जिसे फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं घर्षण। सभी ने घर्षण कराया तभी जाकर के हल्की वस्तु को क्या कर पा रहा है? आकर्षित कर पा रहा है। अब सन 1642 सॉरी सन 1942 में, सन 1942 में थॉमस ब्राउन, तो सन 1942 में थॉमस ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बताया कि जिस पदार्थ में, सन 1942 में थॉमस ब्राउन ने क्या बताया कि जिन वस्तुओं में या जिन पदार्थों में सन 1942 में थॉमस ब्राउन ने क्या बताया कि जिन पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे ही हम विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो हमारा विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आ चुका है। तो सन 1942 में थॉमस ब्राउन ने जिन पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे क्या बोला? विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोला? विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहा। अब ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया कहां से? तो सुनना जरा ध्यान से। ये जो एम्बर वर्ड था, इस एम्बर को इस यूनान या ग्रीस में इस एम्बर को इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। एम्बर को यूनान या ग्रीस में क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन। यूनान या ग्रीस में इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन से ही कौन सा वर्ड आया? इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कैसे बना? एम्बर को यूनान या ग्रीस में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इस इलेक्ट्रॉन से ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है। तो कुल मिलाकर इतनी बातें जो मैंने बताई वो किसके लिए बताई? विद्युत के लिए। तो अभी विद्युत की मेन परिभाषा तो बची हुई है। तो अब हम विद्युत की परिभाषा देखेंगे कि विद्युत की परिभाषा क्या होगी। तो दिमाग में एक बात जरूर याद रखना, सभी जगह हमने सभी वस्तुओं को क्या करवाया? घर्षण। तो विद्युत के लिए क्या जरूरी है? घर्षण बहुत ही जरूरी है। तो अब हमारी मेन परिभाषा आने वाली है क्या कि ये विद्युत होता क्या है। तो आइए हम विद्युत की परिभाषा को समझते हैं। तो ध्यान से समझना कि आखिर विद्युत होगा क्या। तो देखते हैं कि ये विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो मैंने लिखा यहाँ पर विद्युत या विद्युत को ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो जितनी भी बातें मैंने समझाई उसको ध्यान रखेंगे तो हमारी परिभाषा अपने आप हो जाएगी। याद है मैंने पहला वर्ड क्या बोला था? विद्युत एक ऊर्जा का रूप है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर विद्युत। क्या लिखा? विद्युत वह ऊर्जा है। क्या लिखा मैंने? विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण, विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में तो याद होगा हमने बहुत सारे पदार्थों के बारे में भी पढ़ा था। एम्बर, यहाँ पर कांच, प्लास्टिक, रबर, लाख, उसके अलावा एबोनाइट, बहुत सारे पदार्थ पढ़े थे। तो क्या हुआ? विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। गुण
उत्पन्न हो जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था बेटा, पेन को रगड़ेंगे तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करेगी, तो वही तो बात लिखी मैंने। तो विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और ये यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर पदार्थ मैं क्या ले रहा हूं, पेन। इस पेन को मैंने घर्षण कराया है रगड़ा वालों से, ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करेगी। तो किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या आ जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे ही विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और जिस पदार्थ में, आगे लिखेंगे हम, चूंकि यह विद्युत घर्षण के कारण उत्पन्न हुई है, चूंकि यह विद्युत घर्षण के कारण उत्पन्न हुई है। आपको मैंने बताया था सब जगह घर्षण करने पर ही विद्युत आती है। तो चूंकि यह विद्युत घर्षण के कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। तो आप विद्युत बोलो या घर्षण विद्युत बोलो, तो घर्षण विद्युत भी कहते हैं। और जिस पदार्थ में, जैसे पेन को बालों से रगड़ा है तो पेन ने आकर्षित करा हल्की वस्तुओं को, और जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है, उससे विद्युन्मय कहते हैं, उससे विद्युन्मय कहते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, है ना, जिसे हम विद्युन्मय कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युन्मय कहते हैं। और जो पदार्थ विद्युन्मय हो चुका है उसमें आवेश भी आ चुका है। ऐसा माना जाता है कि जो पदार्थ विद्युन्मय हो चुका है उसमें आवेश भी आ चुका है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जब भी आएगी मतलब उसमें आवेश ग्रहण कर लिया है, विद्युत आ चुकी है मतलब उसमें आवेश आ चुका है। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो में रहेगा आवेश के बारे में। तो विद्युत के बारे में सभी चीजें क्लियर हुई होगी, मुझे लग रहा है सभी चीजें क्लियर हुई होगी। और जो मैंने जानकारी दी है शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, तो वीडियो को जरा अच्छे से देखना और अपने साथियों को भी इसको शेयर करना। और अगला जो टॉपिक आएगा वो आवेश के बारे में आएगा। और आवेश के बारे में भी मैं आपको बहुत ही बढ़िया और नॉलेजेबल चीजें सिखाऊंगा। तो विद्युत को एक बार और रिपीट करते हैं, विद्युत क्या होगा, तो विद्युत क्या होगा कि विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम विद्युत कहते हैं। क्योंकि यह विद्युत घर्षण के कारण उत्पन्न हुई है इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। और जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ है उसे विद्युन्मय कहते हैं। और जो विद्युन्मय हो जाता है उसमें आवेश ग्रहण कर लिया है। तो अगला टॉपिक होगा हमारा आवेश के बारे में। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको विद्युत के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है। और ये जरूर याद रखेंगे कि बिना घर्षण के विद्युत नहीं आएगी, और विद्युत आ चुकी है मतलब उसने आवेश ग्रहण कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। ये आवेश या चार्ज क्या होता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़कर जरूर जाना चाहूंगा। हमने कई बार पढ़ा है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो जरा आप सोचेंगे कि धन आवेश होता क्या है और ये ऋण आवेश होता क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरा वीडियो देखा है तो अपने साथियों को जरूर शेयर करें,
हमको भी कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिले। धन्यवाद।